My dear friend, today I am going to teach you लोकपाल एंड लोकायुक्त। आज मैं आपको इस वीडियो में लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित उन सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आजकल एसएससी और रेलवे इन सभी एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है लोकपाल और लोकायुक्त। आप जानते हैं आज तक जो भी पॉलिटी का क्वेश्चन आता था वो ज़्यादातर रिलेटेड होता था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड होता था। लेकिन अब एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन लोकपाल और लोकायुक्त से देखने को मिलते हैं। तो लोकपाल और लोकायुक्त से जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को एक सिलसिलेवार ढंग से लिख के आपको पूरा का पूरा लोकपाल और लोकायुक्त को समझाने का प्रयास किया है, जिससे आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और मैंने इस वीडियो में एक सिलसिलेवार ढंग से लिखा है और आसान शब्दों में उसको समझाने का प्रयास किया है। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी करते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कोई भी हो, या फिर इवन आप अगर संघ लोक सेवा आयोग की भी तैयारी करते हैं तो उसके भी प्रिलिमिनरी में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। लोकपाल मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि हमारे जो लोकपाल हैं वो पिनाकी चंद्र घोष हैं। अभी जो लोकपाल नियुक्त हुए हैं वो पिनाकी चंद्र घोष हैं। मेरे समझ से ये लाइन सही नहीं है, क्योंकि जब हम लोकपाल को पढ़ते हैं पूरा तो मुझे पता चलता है तो लोकपाल और लोकायुक्त एक संस्था है। ये किसी पद का नाम नहीं है या कोई व्यक्ति इस पद पे नियुक्त नहीं होता, ये एक संस्था है। हाँ, इसके अध्यक्ष होते हैं और 8 सदस्य होते हैं इस संस्था में, तो उसकी हम बात करेंगे। पहले आप समझिए लोकपाल और लोकायुक्त में अंतर क्या है। लोकपाल, केंद्र में लोकपाल संस्था का निर्माण किया गया है और राज्य में लोकायुक्त का निर्माण किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। और इनका कार्य क्या होता है? लोकपाल कार्य वही करते हैं, वे एक लोकपाल का कार्य करते हैं, ओम्बड्समैन का कार्य करते हैं और जितने भी कुछ सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ संबंधित मामलों के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों की पूछताछ करते हैं। अगर किसी भी मंत्री, इसमें मंत्री भी आते हैं और मैं आगे आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा इसके कार्य क्या हैं, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, कौन कौन से सदस्य इसमें नियुक्त होते हैं, उनके सदस्यों को कौन से बेसिस पे नियुक्त किया जाता है, ये सारी बातें मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि लोकपाल का कार्य क्या होता है। आप जानते हैं लोकपाल के लिए अन्ना हजारे, जिन्होंने बहुत ही बड़ा आंदोलन किया था 2013 ईस्वी में, 12-13 के लगभग उन्होंने आंदोलन किया था और उनका जो मेहनत था वो रंग लाया। और 2013 ईस्वी में 1960 ईस्वी से सबसे पहली बार लोकपाल वर्ड को यूज किया गया था। लोकपाल के विचार 1960 ईस्वी से आते रहे हैं, लेकिन संसद ने कभी भी इसे पारित नहीं किया, क्योंकि इसके तहत सारे के सारे मंत्री आ जाते हैं, सारे के सारे एमएलए आ जाते हैं, सारे के सारे एमपी आ जाते हैं। इसीलिए उनके ही विरुद्ध एक साजिश के रूप में ये हो जाता, इसलिए उन्होंने कभी भी इसको पारित होने के लिए नहीं दिया। तो पहली बार मैं आपको हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा लोकपाल का तो उसमें बताऊंगा इसी वीडियो में। पहले आप ये समझिए कि लोकपाल का अधिनियम कब बना। तो लोकपाल का अधिनियम जो है वो 2013 ईस्वी में संसद के दोनों सदनों से पास हुआ और राष्ट्रपति के साइन के बाद एक एक्ट बना, द लोकपाल एंड द लोकायुक्त एक्ट 2013। और आगे हम आज जो भी जानकारियाँ पढ़ेंगे ये सभी उसी एक्ट के तहत, जो भी कानून बनाए गए उसी के तहत लिया गया है। और चूँकि इसका संविधान में कहीं उल्लेख किया गया नहीं है तो इसीलिए ये एक्ट के ही तहत जितनी भी जानकारियाँ दी गई वही हम लोग पढ़ते हैं। तो लोकपाल का कार्य क्या होता है? इसके अंतर्गत सारे के सारे सरकारी कर्मचारी आते हैं, सारे के सारे मंत्री आते हैं, एमपी आते हैं, एमएलए आते हैं, इवन प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के अंतर्गत रखा गया है। और इन सभी पर अगर कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा होता है तो उनसे डायरेक्ट पूछताछ कौन करती है? लोकपाल के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके कमेटी के सदस्य होते हैं वो सभी पूछताछ करते हैं। तो यहाँ पे एक और वर्ड आता है जो कि एग्ज़ाम का पूछा गया क्वेश्चन भी है
कि लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का प्रयोग डॉक्टर LM सिंघवी ने किया था। तो इससे पहले किस वर्ड का यूज किया जाता था? तो और भी देशों में, सबसे पहले स्वीडन में आया था। तो इसी तरह हम पढ़ेंगे कि कौन कौन देशों में, जब इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि पहले जो वर्ड का यूज किया जाता था वो लोकपाल नहीं यूज किया जाता था, वो ओम्बड्समैन वर्ड का यूज किया जाता था। चूँकि इंडिया में ओम्बड्समैन का ही हिंदी बनाया गया लोकपाल शब्द। तो राज्य सरकार में लोकायुक्त वर्ड का यूज किया जाता है और केंद्र सरकार में लोकपाल वर्ड का यूज किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो 2013 का विधेयक है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक संस्था होता है। तो ये एक बहुसदस्यीय निकाय होता है, एक संस्था होता है जिसमें से एक अध्यक्ष होते हैं। और अधिकतम कितने सदस्य होते हैं इसके? 8 सदस्य होते हैं लोकपाल के, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य। मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ, उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोकपाल में सदस्य होंगे तो एक अध्यक्ष और 8 सदस्य, टोटल 9 आदमी लोकपाल में होंगे। और जो जो भी चीज़ें लोकपाल में होती है सेम लोकायुक्त के लिए भी होता है। चलिए अब हम आपको इसमें तोड़ के बताते हैं कि ये 8 सदस्यों में किस किस तरह के सदस्य होते हैं। तो ये 8 सदस्यों में आधे सदस्य जो होंगे वो न्यायिक सदस्य होंगे और आधे जो होंगे वो गैर न्यायिक सदस्य होंगे। न्यायिक सदस्य मैं आगे बताऊंगा न्यायिक सदस्य किसे कहा जाता है और गैर न्यायिक सदस्य किसे कहा जाता है। तो अधिकतम 8 सदस्य होंगे जिसमें से आधे सदस्य न्यायिक सदस्य होंगे, मतलब 4 सदस्य न्यायिक सदस्य और 4 सदस्य गैर न्यायिक सदस्य होंगे। फिर भी मैंने आगे एक और वर्ड लिखा है, न्यूनतम 50% सदस्य SC ST OBC अल्पसंख्यक और महिलाओं से होंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि चाहे वो न्यायिक रहें या गैर न्यायिक रहें, टोटल 8 में से 4 सदस्य जो होगा, जो 2 ही प्रकार होंगे, या तो न्यायिक होंगे या तो गैर न्यायिक होंगे, लेकिन उनमें से 4 सदस्य जो होंगे वो ST SC OBC और माइनॉरिटी और वुमेन से ही संबंधित होंगे। इन सभी में से किसी भी में से भी संबंधित 4 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि न्यायिक सदस्य किस तरह के होते हैं। जो भी लोकपाल के न्यायिक सदस्य होंगे या तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होंगे या फिर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होंगे। आपको समझ में आ गया। 2 ही तो अपने यहाँ कोर्ट है, ज़्यादा बड़ा जो कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट। तो उनके जो पूर्व न्यायाधीश होंगे, पूर्व जज जो होंगे, मैं मुख्य जज का बात भी कर रहा हूँ और जज का भी बात कर रहा हूँ, उसमें से जो भी होंगे, जो भी जज होंगे, पूर्व न्यायाधीश होंगे, वो सारे के सारे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, वो सभी न्यायिक सदस्य के रूप में होंगे। अब लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि 5 साल या 70 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। किसके तहत? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत यह कहा गया कि लोकपाल के सदस्य और उनके जो अध्यक्ष होंगे वो या तो 5 साल तक या फिर 70 साल, जो भी पहले आ जाए उसी के अनुसार वो रिटायर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सदस्यों को चुनाव करने के लिए एक चयन कमेटी बनाई जाती है, एक सिलेक्शन कमेटी बनाया जाता है, एक अलग से कमेटी नियुक्त किया जाता है जो सिफारिश करता है किसको? राष्ट्रपति को। 8 सदस्यों का नाम और मैक्सिमम 8 सदस्यों का नाम और एक अध्यक्ष का नाम किसको देता है? राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं। तो अब ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि चयन समिति जो लोकपाल के सदस्य और अध्यक्ष की खोज करता है, जो उसके नाम की सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, उसके सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो उस चयन समिति के जो सदस्य होते हैं उसमें हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जिन्हें उस चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में माना जाता है। तो वो चयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। फिर लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता को बनाया जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या उनके द्वारा नामित एक व्यक्ति, और एक लास्ट में कौन होते हैं? एक प्रतिष्ठित न्यायविद होते हैं। प्रतिष्ठित न्यायविद कहने का मतलब है कि 25 साल तक कम से कम उनका एक्सपीरियंस हो, इस भ्रष्टाचार से रिलेटेड किसी भी पॉलिसी पे उन्होंने वर्क किया है, किसी भी संस्था से वो जुड़े हुए हैं। इस तरह से जब होता है तो एक प्रतिष्ठित न्यायविद, फिर से मैं बताता हूँ,
हमारे प्रधानमंत्री चयन समिति के सदस्य होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष चयन समिति के सदस्य होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता चयन समिति के सदस्य होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश चयन समिति के सदस्य होते हैं। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश खुद नहीं आ रहे हैं चयन समिति में तो उनके द्वारा नामित एक न्यायाधीश कोई अन्य, ये होते हैं उनके सदस्य, और एक प्रतिष्ठित न्यायविद, ये सारे के सारे चयन समिति के सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है एक अध्यक्ष तथा मैक्सिमम 8 सदस्यों के नाम का। चलिए, लोकपाल के अध्यक्ष कौन होते हैं? अब ये तो मैंने सदस्यों के बारे में बता दिया कि सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव किस तरह से किया जाता है। अब लोकपाल के अध्यक्ष अगर चयन समिति किसी के नाम की सिफारिश करेगा तो वो किस तरह के व्यक्ति होंगे? तो लोकपाल का अध्यक्ष कौन कौन हो सकते हैं? या तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होंगे, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होंगे, या एक ऐसे मतलब सर्वोच्च न्यायालय से ही संबंधित होंगे वो, या तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होंगे, जज होंगे, या फिर चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जिनके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति से संबंधित मामलों में न्यूनतम 25 वर्षों का विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता हासिल हो, तथा उन्हें सार्वजनिक प्रशासन, बीमा, बैंकिंग, कानून और प्रबंधन सहित वित्त मामलों का ज्ञान हो। ये चयन समिति पे डिपेंड करता है। तो मेनली जो अभी भी हैं वो हमारे पूर्व जज हैं, पिनाकी चंद्र घोष। तो मेनली जो होता है अध्यक्ष जो होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं। तो ये दोनों में से कोई होंगे, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो 25 साल तक किसी भी भ्रष्टाचार से रिलेटेड संस्था में या उस पॉलिसी पे काम करने वाला व्यक्ति हो जिसे पूरी जानकारी इसके बारे में हो, ये उसके अध्यक्ष के रूप में होते हैं। और आपने कार्यकाल भी पढ़ लिया, 5 वर्ष या 70 साल, जो भी पहले आ जाए उसके अनुसार उनकी रिटायरमेंट की आयु होती है। अब थोड़ा हम लोकपाल के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो हमने लोकपाल के बारे में जाना कि लोकपाल क्या होता है, लोकपाल के सदस्य किस तरह से नियुक्त किए जाते हैं, लोकपाल के सदस्य के लिए जो चयन समिति बनती है उसमें कितने सदस्य होते हैं और कौन कौन से सदस्य होते हैं, फिर लोकपाल में कितने अध्यक्ष कौन होते हैं और लोकपाल के सदस्य कितने होते हैं, इन सभी के बारे में आपने जाना। अब हम थोड़ा हिस्ट्री पे बात करते हैं कि लोकपाल की हिस्ट्री किस देश में कैसे हुई, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। 1809 ईस्वी स्वीडन में आधिकारिक तौर पर लोकपाल का उद्घाटन किया गया। स्वीडन सबसे पहला देश था जहाँ पे लोकपाल का बात किया गया। कब? 1809 ईस्वी में ही स्वीडन में लोकपाल का बात किया गया और वहाँ पे लोकपाल सिस्टम को लागू किया गया। चलिए, उसके बाद आगे आया न्यूजीलैंड और नॉर्वे। ये 1962 ईस्वी में इस प्रणाली को अपनाया और ये लोकपाल की अवधारणाओं को फैलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका साबित हुई। 1962 तक लगभग देश सब आज़ाद थे और विकासशील देशों में भी इसका कंसेप्ट आने लगा। और न्यूजीलैंड और नॉर्वे में पहले तो स्वीडन 1809 ईस्वी में और उसके बाद 1962 ईस्वी में न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने इस प्रक्रिया को अपनाया। और सबसे बड़ा देश, ये कभी कभी पूछा जाता है कि ग्रेट ब्रिटेन ने लोकपाल के कंसेप्ट को कब अपनाया, तो 1967 में ग्रेट ब्रिटेन जो हमारा ब्रिटेन है वो उसने इस लोकपाल की संस्था को अपनाया और ऐसा करने वाला लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़े राष्ट्र बन गया। तो वो एक बड़ा सा राष्ट्र है और लोकतंत्र में चूँकि इसको मानने, बड़े लोकतंत्र में इसको मानने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये उन्हीं सारे एमपी एमएलए जो इस कानून को बनाएंगे उन्हीं के विरुद्ध ये एक तलवार के रूप में था, इसीलिए इसको लोकतंत्र में इसको लाने में बहुत दिक्कत हुआ। अब जब हम इंडिया का हिस्ट्री बताएंगे तो आप समझिएगा इस बात को। चलिए, तो आपको समझ में आ गया। 1809 ईस्वी में स्वीडन ने सबसे पहले अपनाया और उसके बाद 1962 में नॉर्वे और न्यूजीलैंड ने इसे अपनाया। और लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा देश मतलब लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में, दुनिया का पहले बड़े राष्ट्र के रूप में अपनाया गया। किसके द्वारा? ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा 1967 में। अब हम इंडिया में लोकपाल की बात करेंगे। तो इंडिया में जो लोकपाल था
वो पहले प्रशासनिक सुधार आयोग, पहले जो था इसमें एक प्रशासनिक संसद के द्वारा एक प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया जाता था, जो समय समय पर दो सुधार आयोग मेनली चर्चा में रहे हैं और उन दोनों ने प्रशासनिक सुधार किस तरह से भ्रष्टाचार को कम किया जाए इस पे बार बार कानून बनाए। तो उन्होंने पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग था 1966 में, उन्होंने ही दो संस्था की सिफारिश की थी जो आज भी है, केंद्र में लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त। उसकी सिफारिश 1966 ईस्वी में किया गया था, जिसमें सांसदों सहित सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों पर विचार किया जा सके। ये बात पहला जो प्रशासनिक आयोग था, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था, उसने 1966 में ये बात कहा कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दो ऐसी संस्था होनी चाहिए जो जितने भी पब्लिक फंक्शनरीज हैं, जितने भी सार्वजनिक अधिकारी हैं, इनके साथ साथ किसके किसकी बात कर दिया उन्होंने, सांसद की भी बात कर दिया और एमएलए की भी बात कर दिया। इन सारों को सारे के सारे लोगों को लोकपाल के अंतर्गत लाया जाए, बट ऐसा कुछ भी उस समय हुआ नहीं। तो 1968 में लोकपाल बिल लोकसभा में पारित भी किया गया, लेकिन लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया। तो 1968 में जब बिल लाया गया, उसके कुछ ही वर्षों बाद लोकसभा विघटित हो गया और ये बिल काम नहीं आया। तब से लेकर बहुत बार प्रयास किया गया और ऐसा माना जाता है कि लगभग 2011 तक विधेयक को पारित करने के लिए 2011 तक इंडिया में 8 बार प्रयास किया गया कि लोकपाल बिल को संसद से पास करवा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए 2002 में फिर से एक ये नाम इम्पोर्टेंट आता है, एमएन वेंकटचलिया की अध्यक्षता में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश की। 2002 ईस्वी में फिर से संविधान का कामकाज का समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाया गया था, जिनके अध्यक्ष थे एमएन वेंकटचलिया। इनकी अध्यक्षता में एक लोकायुक्त और लोकपाल का सिफारिश फिर से किया गया और इस सिफारिश का इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें इन्होंने लोकपाल के दायरे से बाहर रखा था किसको, पीएम को, प्रधानमंत्री को। 2002 ईस्वी में जो समिति बनाई गई थी संविधान के सुधार के लिए, उसमें जो हेड थे एमएन वेंकटचलिया, इनकी अध्यक्षता में कहा गया कि लोकपाल और लोकायुक्त तो बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री को इससे बाहर रखा जाएगा। फिर देखिए 2005 ईस्वी में वीरप्पन मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग, ये प्रशासनिक सुधार आयोग जो होता है ना, वो संसद में समय समय पर बनाते रहना पड़ता है भ्रष्टाचार या फिर किसी भी बड़े मुद्दों को देखने के लिए। तो दूसरा जो प्रशासनिक सुधार आयोग आया वो 2005 ईस्वी में, पहला जो था 1966 ईस्वी में, दूसरा जो आया वो 2005 ईस्वी में आया और इसमें वीरप्पन मोइली की अध्यक्षता में सिफारिश किया गया कि बिना देरी के इसको लागू किया जाना चाहिए, ऐसा सिफारिश किया गया। लेकिन अंततः 2011 ईस्वी में सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों और एक लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव की जांच करने के लिए सुझाव देने के लिए प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। ये सब प्रयास है। 1966 में पहला प्रयास, फिर 2002 में, फिर 2005 में, फिर 2011 में डिफरेंट तरह का सुझाव दिया गया। और जैसा कि मैंने बताया 2011 से पहले 8 बार प्रयास किए गए, लेकिन सभी विफल रहा। तो लास्ट में 2013 का प्रयास सफल रहा है, जो आप जानते हैं। आप यहाँ पे पढ़िए, ये दोनों तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लोकपाल कब बना, कब लागू हुआ, ये तो एग्जाम का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ने केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, आप जानते हैं अन्ना हजारे ने जिस समय आंदोलन किया था रामलीला मैदान में, तो उस समय जो था यूपीए की सरकार थी, उन सरकार पर दबाव डाला गया और इसके परिणाम स्वरूप संसद के दोनों सदनों से लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 को पारित कर दिया गया। तब राष्ट्रपति ने कब इस पर हस्ताक्षर किया? 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर
हस्ताक्षर किया। और ये बना कब था? 2013 के लिए। इसीलिए आपने पहले जो पढ़ा था लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, उसका नाम क्या था? 2013। और लागू कब से हुआ? 16 जनवरी 2014 को ये लागू हो गया। तो इसमें आपको यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोकपाल से संबंधित कौन सा विधेयक है? तो लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013। इसे राष्ट्रपति से कब स्वीकृति मिली? तो 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली। और इसे लागू कब किया गया कानून के रूप में? 16 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक को लागू कर दिया गया। अभी तक आपने इंडिया और इंडिया के बाहर लोकपाल की शक्तियों के लोकपाल के हिस्ट्री के बारे में जाना, लोकपाल के गठन के बारे में जाना। अब हम लोकपाल के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को जानते हैं कि उसे क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, उसकी शक्तियां क्या क्या हैं। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ABCD अधिकारी, जो कोई भी ग्रुप A का अधिकारी हो, ग्रुप B जो कि सीनियर IAS अधिकारी वगैरह आते हैं, A और B, और C में तो आप जानते हैं जैसे रेलवे का जो ग्रुप C का वैकेंसी निकलता है वो, और D अधिकारी, ग्रुप D के लेवल के जो अधिकारी होते हैं, ये सारे के सारे अधिकारी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन 2013 में आया लोकपाल विधेयक लाने के बाद। इसके तहत प्रधानमंत्री, सारे के सारे मंत्री, संसद सदस्य, समूह ABCD के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी सारे के सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। अब देखिए और भी अधिकार मैं आपको बताता हूँ। यदि लोकपाल ने CBI को एक मामला भेजा है, अगर उसे लगा कि इन सभी किसी अधिकारी के विरुद्ध अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, तो वो CBI को इसके विरुद्ध मामला भेजता है। तो ऐसे मामले की जांच अधिकारी को लोकपाल की मंजूरी के बिना हस्तांतरित नहीं किया जाए। आप जानते हैं CBI किसके अंदर काम कर, और इसीलिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसे तो बहुत सारी संस्था थी जो सरकार के भ्रष्टाचार को देखरेख के लिए, आपने एक पढ़ा होगा CBC, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये भी होता है, लेकिन ये एक स्वतंत्र संस्था नहीं थी, इसमें जुडिशियरी प्रोसेसेस नहीं थे, उसमें वो सरकार के ही द्वारा नियुक्त किए जाते थे। जैसे अभी CBI की बात है, CBI कोई भी काम अगर शुरुआत करता है और सरकार को जब भी लग जाता है कि ये उसके ही विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, तो उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है उस अधिकारी का। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी मेंशन किया गया है कि अगर लोकपाल में कोई मुद्दा उठा है और लोकपाल ने CBI के किसी अधिकारी को नियुक्त किया है उसको देखने के लिए, तो फिर बिना लोकपाल के परमिशन के सरकार उस CBI अधिकारी को हटा भी नहीं सकती है। इस तरह का पावर लोकपाल में दिया गया। अब देखिए लोकपाल का जो पूछताछ विंग होता है, इंक्वायरी विंग जो होता है, उसको एक सिविल कोर्ट की शक्तियां दिया गया। सिविल कोर्ट को जो भी शक्ति होता है, जिस तरह से वो पूछताछ कर सकता है, जिस तरह से वो रूल लगा सकता है, वो सारी की सारी शक्तियाँ लोकपाल के जो पूछताछ का इंक्वायरी विंग था उसको ये अधिकार दिया गया। लोकपाल में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े लोक सेवकों के हस्तांतरण और निलंबन की सिफारिश करने की भी शक्ति है। अगर लोकपाल में कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार, अगर कोई IAS अधिकारी भ्रष्टाचार से लिप्त पाया गया, तो सरकार से लोकपाल सिफारिश कर सकती है इसका अविलंब ट्रांसफ़र किया जाए या इसका निलंबन कर दिया जाए, मतलब इसका सस्पेंशन किया जाए या फिर ट्रांसफ़र इसे कर दिया जाए। तो इस तरह की शक्तियां लोकपाल में दी गई है। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि लोकपाल के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, लोकपाल किस समय बना, किस तरीके से बना, इसके बारे में आपको पूछा जाता है। लागू कब किया गया ये पूछा जाता है, या फिर आपको गठन के लिए पूछा जाएगा इसके अध्यक्ष कौन हो सकते हैं, या फिर इसके जो सदस्य होते हैं वो कैसे नियुक्त किए जाते हैं और कितने सदस्य हो सकते हैं, उन सदस्यों में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है, या फिर गैर न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है, या फिर अल्पसंख्यक, ST SC OBC महिलाएं, इन सभी की सदस्य संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मैंने सभी प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।
मैं अगला वीडियो जब भी आपको डालूँगा तो आप नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, जिससे आपको मेरा अगला वीडियो जो हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे सिविल ये पॉलिटी का एक स्पेशल मैंने बनाया है, जिसमें बहुत सारे चीज़ों पे मैंने वीडियो बनाए हैं, जैसे राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर, जो हमारे मुख्य सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पे मैंने वीडियो बनाए हैं। इसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट है कैग पर, कैग जो आप जानते हैं महान्यायवादी जो हमारे होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इन सभी चीज़ों पे मैंने वीडियोज बनाए हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।